लड़ाई चल रही है मुस्तफा कमाल खालिद मकबूल सिद्दीकी। लड़ाई कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं लड़ाई। अब मुझे लगता है कि तबले जंग बज गए। कब ये है सही इंट्रा बताया आपने। पार्टी इलेक्शन? ठीक है। 2025 में इनको इलेक्शन कराने थे, उसके बाद ये खामोशी से गए और 4 दफा जिन्होंने एक्सटेंशन दी है। मेरी इतलात के मुताबिक इन्होंने जरदारी से रिक्वेस्ट की, जरदारी साहब से, हाँ। और मोहसिन नकवी साहब ने जो है इनको एक्सटेंशन दिलवाई है, मेरी इतलात के मुताबिक। इलेक्शन ठीक कमीशन है, से जी जी जी। कि फारूक सत्तार कामरान टेसोरी को वापस गवर्नर बनवाना चाहते हैं। ये ख्वाहिश थी ना, देखिए वो तो खालिद कितने है, लोग है हैं, ना। कितने एमएनए हैं फारूक सत्तार के साथ? मेरे इतलात के मुताबिक इक्वली डिवीजन है, 5-6 उनके साथ है, 7-8 खालिद मकबूल के साथ है, 5-7 के करीब, 7-8 के करीब जो है वो मुस्तफा के ग्रुप के साथ है। आप अपनी जात के लिए कामरान टेसोरी गवर्नर बना के कौम को फायदा क्या है? कामरान टेसोरी 4-5 साल गवर्नर रहा, शहरी उनको क्या फायदा हुआ? ये भी झूठ है कि पीपल्स पार्टी के कहने पे कामरान टेसोरी को निकाला गया है, वो भी एक अलग कहानी है। जब ठीक है, जब अभी मुस्तफा कमाल और खालिद मकबूल की मुखालफत हो तो फारूक सत्तार किसके साथ हैं? वो बिल्कुल लोटे वाला रोल है। वो एक दिन कहीं खड़े होते हैं, एक दिन कहीं खड़े होते हैं। एनआरओ मिल गया, एमक्यूएम को एनआरओ मिल गया। नहीं, एनआरओ नहीं मुजम्मिल भाई, मैं आपको बिल्कुल बड़ा जबरदस्त एनआरओ मिल गया, 250 लोगों नहीं का नहीं नहीं लाशों का नहीं एनआरओ मिल गया एमक्यूएम को, और नहीं मुस्तफा नहीं कमाल मुजम्मिल, उस पर जश्न मना रहे हैं। पीपल्स पार्टी को आप तब तक हैंडल नहीं कर सकते जब तक एक मजबूत सियासी जमात ग्राउंड पर मौजूद नहीं हो। पीटीआई अब है नहीं, सिंध में कोई जमात है नहीं, मजीद एमक्यूएम एक वाहिद जमात बचती है जो पीपल्स पार्टी को मुंह दे सकती है। मुस्तफा वो भी अभी सुपर तक स्टेट कराची है। में कोई बहुत बड़ी पावर शो नहीं कर सका कि किस तरह नहीं, मुस्तफा ने शो किया हो, बानी एमक्यूएम जितना बड़ा जलसा कर ले, मुस्तफा ऐसी पोजीशन नहीं है। वो तो दोबारा नहीं हो सकता ना, उसकी वजूहत है। हमने मुश्किल टाइम देखा एमक्यूएम का, कर्फ्यू लगते थे, अकूबतें देखी, घरों पे हमले होते थे, हमने मुश्किल टाइम देखा ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, लोग आज़ाद कश्मीर की में धरनों पर की सियासत पर नज़र है, ईरान अमेरिका डील पर नज़र है, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत पर नज़र है, और भी पाकिस्तान में बजट पर नज़र है। एक लड़ाई कराची में भी चल रही है मुस्तफ़ा कमाल और खालिद सिद्दीकी की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन एमक्यूएम के, जिसका इलेक्शन कमीशन ने कुछ थोड़ा सा नकारा बजाया है कि एमक्यूएम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी मैदान में हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी भी मैदान में हैं। अब दोनों अपनी अपनी जगह पार्टी के लोगों से खिताब कर रहे हैं, लोगों के उनके कॉर्नर मीटिंग्स नज़र आ रही हैं, जलसे नज़र आ रहे हैं। तो ये खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल लड़ाई पर मैंने दानिश साहब को दावत दी है कि ज़रा हम जायज़ा लें कि अगर वाकई खुदा न खास्ता एमक्यूएम के इंटर पार्टी इलेक्शन हो गए, वरना तो इनको रोकने की इस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी, और अगर हो गए तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का मोरा कौन है, एमक्यूएम के कारकुनों का मोरा कौन है, बानी का मोरा कौन है, कौन एमक्यूएम पाकिस्तान का सर का ताज किसके सर पे जाएगा अगर एमक्यूएम के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? जी सवाल बताओ। आदाब भाई, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? फिर इसमें मैंने तमीज ठीक बांधी है, लड़ाई चल रही है मुस्तफा कमाल खालिद मकबूल सिद्दीकी। लड़ाई कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं लड़ाई। अब मुझे लगता है कि तबले जंग बज गए। तबले वो कहते हैं जंग ना, में पानी पानी सर से गुजर चुका है, मुझे तो लगता है ये। बिल्कुल, तो कब तो है सही इंट्रा बताया आपने। पार्टी इलेक्शन? देखिए मुजफ्फर भाई, बड़े मजे की बात है कि खालिद मकबूल साहब 4 दफा इलेक्शन आगे करवा चुके हैं। 4 दफा ना, पिछले 2 साल के अंदर। और जो एमक्यूएम का आइन है जो उन्होंने खुद जमा कराया था इलेक्शन कमीशन के अंदर, उसके अंदर जहां लिखा था कि जी हम इलेक्शन कराएंगे, तो उसको एक्सपायर हुई भी डेडलाइन को पिछले साल फरवरी में एक्सपायर हो चुकी है, फरवरी फरवरी, 2025 के अंदर। ठीक है। 2025 में इनको इलेक्शन कराने थे। उसके बाद ये खामोशी से गए और 4 दफा जिन्होंने एक्सटेंशन दिए। अच्छा, किसी ने मशवरा नहीं किया, अपनी तरफ से एक्सटेंशन ले लेके आ गए। इस दफा जो बात हुई है ना, वो एक्सटेंशन जो इलेक्शन कमीशन से लेते हैं वो। जी जी इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उनको लगता है उनके साथ वही असर होगा जो पीटीआई के साथ हुआ है ना। ये ना हो कि पार्टी सस्पेंड हो जाए, अगले इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। और हम्म। फिर आपको पता है कि लोकल बॉडीज आ रहे हैं, तो उससे पहले पहले ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना लाजिम है, वरना आपको सिंबल नहीं मिलेगा इनके, उनको ना पतंग का जो सिंबल है। तो इस दफा तो बहुत मजे की बात हुई। ये गए चुपचाप, इन्होंने नवंबर में एक्सटेंशन ली। उसके बाद ये गए मार्च में दोबारा एक्सटेंशन लेने, किसी को नहीं बताया। तो जज ने बोला कि भाई आपको एक्सटेंशन क्यों चाहिए? हम्म। तो इन्होंने बोला मैं ईरान की जंग में बिजी हूँ। अच्छा, तो जज खालिद ने, मकबूल हाँ, सिद्दीकी ईरान की जंग में बिजी है? अच्छा। तो इसने कहा
तो तुम्हारा की रोल है ईरान की जंग में? हाँ, उन्होंने कहा जी मेरी तो रोल है ईरान की जंग में, मैं ही तो सारी मसालियत करवा रहा हूँ, अच्छा। तो मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हाँ, तो जज ने जो है थोड़ा सा इनको एक हफ्ते का फिर मजीद टाइम मांगा। हाँ, मेरी इतलात के मुताबिक हुकूमत के अंदर किसी साहब ने जज इनको मैसेज किया, करवाया इनके किसी साहब को, और वो मैसेज कुछ लोगों ने देखा है जिसमें ये लिखा हुआ था कि जी आप फिक्र ना करें, दिस विल बी सॉर्टेड। और उसके बाद पता चला कि जो हियरिंग हुई है अप्रैल में, हाँ। उसमें इनको अक्टूबर तक का टाइम दे दिया गया। सही है। अब मुजम्मिल भाई मुझे एक बात बताएं, इतना पॉपुलर लीडर है, इतना मशहूर है। आप डिप्लोमेसी से बात क्यों करते हैं? बताइए ना, किसने मैसेज नहीं किया, अच्छा, किसको? चलो मैं नाम ले लेता हूँ, मैं हाँ, बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मेरी इतलात के मुताबिक इन्होंने जरदारी से रिक्वेस्ट की, जरदारी साहब से, हाँ। और मोहसिन नकवी साहब ने जो है इनको एक्सटेंशन दिलवाई है मेरी इतलात के मुताबिक। इलेक्शन ठीक कमीशन से है, जी जी जी, जो मेरी अक्टूबर इतलात है, तक उन्होंने क्या? कहा जी तो अक्टूबर तक। फिर अब जगह अब आप स्टेटमेंट खा को कंपेयर करें ना, मोहसिन नकवी बिजी है ना जंग में, खालिद मसूद तो हाँ, नहीं बिजी जंग में। तो सवाल तो ये बनता है कि मोहसिन नकवी साहब अगर ईरान की जंग में बिजी हैं, तो उनको हाँ, एमक्यूएम के इलेक्शन में क्या इंटरेस्ट है, हाँ, और किसकी वजह से इंटरेस्ट है? हाँ। तो अब हमें तो पता, कहते हैं कि गुजदारी साहब कहते हैं उनका बेटा है। कौन? सही है। जो मोहसिन नकवी, हमने सुना है ना, वो कहते हैं मेरे बेटे की तरह। मैंने कहा शायद खालिद मकबूल सिद्दीकी उनका बेटा है। नहीं, खालिद मकबूल भी बेटा ही बना हुआ है ना। देखिए आउट ऑफ द वे गुजदारी साहब क्यों जा रहे हैं खालिद मकबूल को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए, तो वो भी हम आपको बता देंगे थोड़ी देर के अंदर। तो अच्छा। बात ये है कि एक्सटेंशन दिलवाई गई है इसलिए। अच्छा देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा ना कि मोहसिन नकवी साहब को एमक्यूएम के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में आगे इंटरेस्ट क्या है? सही है, हाँ। मुझे मुझे लॉजिक समझ नहीं आई। नहीं, तो बड़ा मोहसिन नकवी साहब एस्टेब्लिशमेंट है। इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट एमकेएम के इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराना चाहती। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी इतलात के मुताबिक जो है जरदारी साहब ने फेवर दिया, लेकिन फर्दर मैं आपको बताता हूँ ना कि अभी गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें हम्म, एमक्यूएम की भी दो नॉमिनेशन थी, और खालिद मकबूल ने वो नॉमिनेशन जरदारी साहब के सामने बगैर किसी से मशवरा किए पार्टी के अंदर। देखिए पार्टी है ना भाई, आप कोई वो तो हो नहीं ना, ताउसेन तो हो नहीं। आप एक पार्टी बना के भरे हो, इंटरिम कमेटी बना के बैठे हुए हो, आप उसके अंदर आके डिस्कस करो ना, मशवरे करो। हम्म, आपने किसी से पूछा नहीं, आपने खुद जाके अपने दो कैंडिडेट गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में विड्रॉ कर लिए। सही हो गया। हम्म, और जरदारी के सामने विड्रॉ किए ना, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करिए आपने। हम्म, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आप देखें तो जरदारी जो है वो बार बार क्यों सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए सपोर्ट कर रहा है मुजम्मिल भाई। देखिए हम तो कराची के लोग हैं, हम तो बचपन से सियासत देख रहे हैं। एक कमजोर एमक्यूएम कराची के अंदर पीपल्स पार्टी को सूट करती है। अगर हम्म, एमक्यूएम मजबूत हो जाएगी तो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिलेगा। आप देखिए ना, इतना कुछ पीपल्स पार्टी चीफ मिनिस्टर भी उनका है, अब तो मेयर बने भी 8-10 साल होने को आ रहे हैं, तब भी कराची के लोग पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। मां हम्म, सिर्फ के कोई एक कौमियत, सारे लोग जो है। तो पीपल्स पार्टी तो कभी नहीं चाहेगी कि कराची के अंदर जो है मजबूत एमकेएम हो, तो जाहिर बात है वो हमेशा जो है वो सपोर्ट करती रहेगी खालिद हम्म, मकबूल को, ताकि खालिद मकबूल कमजोर एमकेएम चलाता रहे। तो हम्म। ये वजूहत है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसे मुहरकात है कि जिसकी वजह से इलेक्शन अब आगे नहीं कोई तो और करवा फिर सकता अब है। इलेक्शन तो अक्टूबर में है, तो मुस्तफा कमाल ने कैंपेन की शुरू कर दी है। देखिए बात ये है सी सी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो वाकया हुआ है वो ये हुआ है कि अभी आपका बजट का इजलास भी हो गया। उसकी भी एक बड़ी जबरदस्त कहानी है जो आज सर्कुलेट कर रही है मेरे पास 5-6 जगह से आई, मैं आपको सुनाता हूँ अगर आप सुनना चाहेंगे तो। सुनाए। आपको पता है ना बजट के इजलास में जी, अब आप हैरत की बात देखें, कराची के आप अभी होके गए हैं, आपको पता है कराची में कितने मसाइल हैं, हम्म, मगर रेडलाइन क्या है? खालिद मकबूल की रेडलाइन है कि मैं चेयरमैन रहना चाहता हूं, हालांकि एमक्यूएम के आइन में चेयरमैन का उदय ही नहीं है। मजे की बात तो ये है। सही है। ठीक है, फारूक सत्तार की रेडलाइन है कि गवर्नर जो है कामरान टिसोरी होना चाहिए। ठीक तो है। इतलाक के मुताबिक हुआ ये कि बजट के और मुस्तफा कमाल की रेड लाइन है कि मैं वजीर होना देखिए, चाहिए। नहीं देखिए मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात है। जहां तक मेरी हाँ, इतलात है, मुस्तफा कमाल कोई वजारत में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी रेडलाइन कुछ और है। अच्छा। जो मेरी इतलात के मुताबिक रेडलाइन है वो यही है कि जी आप शहरी सिंध के जो मामला है उनको हल करें। वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में देखें, इस वक्त आप देखें वो चेयरमैन बनना मुसलसल एक, उनकी रेड लाइन है कि मुझे एमकेएम का चेयरमैन बना दे। नहीं देखिए उनकी, देखिए वो बन नहीं सकते ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, उनकी रेडलाइन है आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। देखिए एमकेएम के आइन के अंदर क्या लिखा है मैं आपको भेज दूंगा, जो खुद खालिद मकबूल का साइन किया हुआ आइन है कि जी एमकेएम के जितने भी कारकुनान हैं वो मिलकर अपनी एक शूरा कलेक्ट करेंगे, एक कमेटी इलेक्ट करेंगे, वो अपने अंदर से लोगों को चुनेगी, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएगी, फिर वो कोऑर्डिनेशन कमेटी अपने दरमियान से एक चेयरमैन इलेक्ट करेगी। हम्म, सही है। आप ये बिल्कुल जैसे जमात इस्लामी में देखें ना, आप कुछ साल के बाद इलेक्शन होता है, उनका एक नया हम्म, बंदा बन के आ जाता है प्रेसिडेंट जो है।
तो कौन कह रहा है? वो ये नहीं कह रहा कि मुझे चेयरमैन डायरेक्ट बना दो, जैसे खालिद बुल तो देखे ना अपनी तरफ से अभी कुछ दिनों में एक बार आप देखा ताया चेयरमैन है, वो ये कह रहा है कि भाई आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दो। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद खालिद मकबूल भी इलेक्ट हो जाता है, तो ठीक है भाई, वो इलेक्ट हो गया। मगर हम्म, अभी हम देख नहीं रहे नंबर्स उनके साथ है, और वो जिस तरह इलेक्शन से भाग रहे हैं, उससे तो साबित हो जाता है कि वो इलेक्शन कराने से रेडी क्यों नहीं है। भाई अगर वो इतने मशहूर लीडर होते, जैसे पीपीएम पार्टी है या पीटीआई है, वो एक रात में इलेक्शन करवा लेते। तो हम्म, ये परसेप्शन दिया जाता है कि मुजम्मिल भाई, बात ये कि जहां तक मुझे समझ में आता है कि मुस्तफा कमाल ने शहर के लिए काम किया है ना, उसको तकलीफ हो रही है। हम्म, रोडें टूटी हुई है, लोग देखिए खालिद मकबूल तो पब्लिक में जाता नहीं है, वो अपने दफ्तर भी नहीं जाता, सही, अपने घर से इस्लामाबाद से घर, अगर ज्यादा हुआ तो कहीं कहीं और दोस्तों के घर बैठ जाता है, हम्म, अपने दोस्तों के, यानी रोक सिद्दीकी जैसे लोग घरों पे बैठ जाते हैं जाके। तो जो आदमी पब्लिक में जाता है उससे लोग सवाल करते हैं, जब वो सवाल करते हैं वो क्या जवाब दे, जब हम्म, तक कि उसके हाथ में जब तक पार्टी इसी तरह चल रही हो। खैर मैं आपको हम्म, नेशनल असेंबली का वाक्य बता रहा था कि उसके अंदर ये इन्होंने कहा कि जी हम बजट इजलास का बैकआउट कर देते हैं। हम्म, सही हो गया, बजट इजलास का बैकआउट हुआ, उसके अंदर जो है इनके 22 में से 15 एमएनए ने उस इजलास को अटेंड किया। अपेरेंटली वो खालिद मकबूल के और फारूक साहब के ग्रुप के एमएनए थे। हम्म, और उसके अंदर जो सुना है कि कामरान टसूरी भी कॉल पे थे, उन्होंने कहा जी अगर आप कामरान टसूरी हमारी रेडलाइन को नहीं डिफेंड किया जाएगा हम्म, तो हम बजट इजलास का बैकआउट कर देंगे। हम्म, उसके बाद हुआ ये कि खालिद मकबूल चले गए हाजत करने के लिए अपनी। उसके बाद वापस आए तो पूछा गया कि चलो मुस्तफा कमाल से पूछते हैं, तो मुस्तफा और एग्री करके गए कि हम बैकआउट करेंगे। हम्म, ठीक है, तो जो वापस आए मुस्तफा कमाल से पूछा गया, मुस्तफा कमाल ने कहा कि जो सोर्सेस बता रही हैं कि अगर खालिद मकबूल बोल देते वो चेयरमैन है हम बैकआउट कर देंगे। हम्म, खालिद मकबूल ने कहा नहीं यार, मैं तो अभी प्राइम मिनिस्टर से मिलकर आऊं, मैं कैसे बैकआउट कर दूं, चले हम उसको बाद में देखेंगे। हम्म, तो मेरी इत्तलात के मुताबिक फारूक सत्तार का ग्रुप और खालिद मकबूल के ग्रुप के अंदर काफी घुमारी हुई, और हम्म, कामरान टसूरी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। और देखिए मैं क्यों डिसअपॉइंटेड हूं कि हमारी शहर की रेड लाइन खालिद मकबूल की चेयरमैनशिप, या इवन मुस्तफा कमाल की चेयरमैनशिप, या जो या फर्ज तार के लिए कामरान टसूरी की गवर्नरशिप नहीं होनी चाहिए। मुजम्मिल भाई आप मुझे बताएं कि मुझे कोई बताए कि एज अ चेयरमैन ये जो इतने प्राइवेटली जा जाके मिलते हैं प्रेसिडेंट से या प्राइम मिनिस्टर से या प्लानिंग कमीशन से, इन्होंने कौन से ऐसे मुसव्वदे पे अभी तक बात की है? क्या K4 मांगा है, क्या S3 मांगा है, क्या KCR मांगा है? यूनिवर्सिटी रोड खुद ही पड़ी हुई है, लाखों स्टूडेंट्स बेचारे बीमार हो गए हैं, कमरे लोगों की खत्म हो गई हैं, न्यू कराची से टावर आते हैं, लोग अपनी कमरों का इलाज करा रहे हैं, डंपरों का मसला नहीं हो नहीं नहीं रहा, नहीं, पानी का मसला नहीं हो आप रहा। सूरत हाल ये है कि फारूक सत्तार कामरान टसूरी को वापस गवर्नर बनवाना चाहते हैं। ये ख्वाहिश थी ना, देखिए वो तो खालिद मकबूल कितने के लोग हैंड है ना हैं, उनका। कितने एमएनए हैं फारूक सत्तार के साथ? मेरे इत्तलात के मुताबिक इक्वली डिवीजन है, 5-6 उनके साथ है, 7-8 खालिद मकबूल के साथ है, 5-7 के करीब, 7-8 के करीब जो है वो मुस्तफा के ग्रुप के साथ है। तो ये इसका डिवीजन है। तीनों तीनों के पास बराबर है। हाँ हाँ हाँ, अभी है लगता तो यही है, अपेरेंटली नंबर ऐसे ही बैठ रहे हैं। ऐसे ही ओवर एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, मगर मैथ्स तकरीबन ऐसी है। ऐसे ही है। तो जी 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 जी। जब फारूक सत्तार और खालिद मकबूल की मुखालफत हो तो मुस्तफा कमाल किसके साथ हैं? देखिए मुस्तफा कमाल तो अपनी पोजीशन लिए हुए ना। जब ठीक है, जब अभी आप, मुस्तफा कमाल और खालिद मकबूल की मुखालफत हो तो फारूक सत्तार किसके साथ हैं? हाँ ये बड़े मजे की बात है। देखिए फारूक भाई को मैं कई सालों से जानता हूँ। हम्म, अभी सुबह भी बात हो रही थी उनसे एक मैसेज पे, और मैं रिकॉर्ड पे कह सकता हूँ फारूक भाई, बुरा ना मानिएगा, मर्जर से पहले ना एमकेएम के फारूक फारूक सत्तार मुझसे दुबई में मिलने आए थे। ठीक है, हम्म, और हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और वो मुझे मर्जर की बरकत बता रहे थे। ठीक है, ये मर्जर हुआ है शायद जैन में, और ये मीटिंग मेरी इनके साथ अक्टूबर में हुई थी, और बहुत लंबे लंबे उन्होंने वादे किए थे, और बहुत सारी मीटिंग्स हैं, मगर ये चूंकि 8-10 लोगों के सामने हुई है डिस्कशन, मैं आपको बता दूं, पर वन ऑन मीटिंग का नहीं बताऊंगा, फर्स्ट डिनाई कर दें, मैं गवाह दे आऊंगा उस मीटिंग के। तो उसमें उन्होंने जब ये बताया था, उन्होंने कहा था कि हम ये चेंज लाएंगे, हम वो चेंज लाएंगे। फारूक सत्तार साहब का जो रोल है ना इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली, वो बिल्कुल लोटे वाला रोल है। वो एक दिन कहीं खड़े होते हैं, एक दिन कहीं खड़े होते हैं। तो मैंने फारूक सत्तार साहब को सुबह यही मैसेज किया है कि आप पॉलिटिशियन है, आप ये देखें ना, ये जो है ना लच्छेदार उर्दू बोलना बंद करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका लच्छेदार उर्दू है और किरदार आपका खराब है, फर्क नहीं पड़ता, आप कौम के लिए बेहतरी करें। हम्म, आप अपनी जात के लिए कामरान टसूरी गवर्नर बना के कौम को फायदा क्या है? कामरान टसूरी 4-5 साल गवर्नर रहा, शहरी उनको क्या फायदा हुआ? ये भी झूठ है कि पीपल्स पार्टी के कहने पे कामरान टसूरी को निकाला गया है, वो भी एक अलग कहानी है। वो क्या तो कहानी कहने है का वो भी मकसद, बताएं साथ देखिए साथ। मैं आता हूँ उसमें। बात ये हो गई है सारी की सारी
कि फारूक सत्तार साहब अगर ये पैगाम सुनते हैं, उनको चाहिए पोजीशन लें। अच्छा, एक तरफ वो पीछे से राब्ते करते हैं, एक तरफ उनके जो लोग हैं, जो उनके एमपीएज हैं या उनके जो ग्राउंड पे उनके पंटर हैं, वो मुस्तफा कमाल पे तस्दीक करते हैं। अभी देखिए बल्दिया टाउन का इतना बड़ा एमकेएम के लिए अचीवमेंट है कि एमकेएम पे पूरी की पूरी पे इल्जाम था कि आपने अल्लाह माफ करे 200-250 लोगों को जिंदा जला दिया। एनआरओ मिल गया, एमक्यूएम को एनआरओ मिल गया, नहीं एनआरओ नहीं मुजम्मिल भाई, मैं आपको बिल्कुल बड़ा बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग जबरदस्त बात एनआरओ मिल गया, 250 लोगों नहीं का नहीं नहीं लाशों का नहीं नहीं एनआरओ मिल गया एमक्यूएम को, और नहीं नहीं मुस्तफा नहीं कमाल मुजम्मिल, उस पर जश्न मना रहे हैं 250 लोगों के एनआरओ पे। नहीं मुजम्मिल भाई, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बिल्कुल हल्फन बताता हूँ। देखिए, हर फैक्ट्री की एक इंश्योरेंस होती है, ठीक है? ठीक है, बात यह है कि एमक्यूएम उससे बरी जिम्मा नहीं है। नहीं देखिए सर देखिए, देखिए मैं तो देखिए ना उसके ऊपर नहीं, बात आज करूंगा, का मैं आपको। प्रोग्राम बल्दिया पे नहीं है, अब उस पे अलग प्रोग्राम कर लेंगे। हाँ अब हाँ आज हाँ का प्रोग्राम एमक्यूएम पे है, आज का प्रोग्राम हाँ, तो बल्दिया पे नहीं है, ठीक है नहीं ना। सुने, बल्दिया पे नहीं है, मगर मैं असल में बात ये बता रहा हूँ ना कि देखिए, जब मुस्तफा कमाल ने बल्दिया का मामला देखिए ना, इन्होंने लीड किया, इन्होंने केस हम्म। फाइट किया, तो आप और एमकेएम की जान छूटी ना, महाजिर कौम की जान छूटी। आपको साथ देना चाहिए, आपके लोग उल्टा उनके खिलाफ स्टेटमेंट देते फिर रहे हैं। तो जाहिर बात है, तो फारूक सत्तार को खुद सोचना पड़ेगा वो किस तरफ खड़े हुए हैं। सही है। जब वो अपना फैसला खुद नहीं करेंगे तो आप उनको वो शायद ये लग रहा मुस्तफा है कि भाई कमाल बहुत के कुछ। खिलाफ खड़े हैं, आप ये बात समझें। जो मुस्तफा कमाल करेगा फारूक सत्तार उसके खिलाफ खड़े हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत दिन तक फारूक सत्तार अपनी सियासत बचा पाएंगे ये काम करके। मैं आज आपको बड़े दावे से ये बात कह रहा वो कैसे? हाँ, हूँ। देखिए, फारूक सत्तार की भी तो दामन में झोल है ना। क्या? सही है भाई। आप देखें ना, हर इंसान का किरदार है। देखिए, किरदार दो किस्म के होते हैं ना कराची की सियासत के अंदर। एक तो जी इल्जाम होते हैं कि आपने बदला लिया, आपने किसी को मरवाया, जो कराची की पॉलिटिक्स थी, आपने ये कर दिया वो कर दिया। और एक होता है जाती किरदार इंसान का। हो सकता है कि फारूक सत्तार की कोई ऐसी रिकॉर्डिंग्स हो वो जो रे उनके हाँ, खिलाफ चली जाए। वो लड़की वाली, वो जिसके कमरे में ये पकड़े गए थे, वो क्या नहीं लड़की नहीं थी? नहीं अरे नहीं वो नहीं एम के, वो पीटीआई की लड़की जो हर जगह पहुंच जाती थी। अरे नहीं सर, नहीं। हम्म। कुछ अपने एक अगले प्रोग्राम के लिए भी छोड़ दें। अच्छा। कुछ रिकॉर्डिंग है जो हमने सुनी है। अच्छा। सही है ना? और आप छोड़ रहे हैं, बस इधर रोक दें। फारूक सत्तार अगर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो वो समझ जाए मैं किन रिकॉर्डिंग्स की बात करूं। वो रिकॉर्डिंग मैंने तो करी नहीं होगी ना मुजम्मिल भाई? हाँ, पर आपके पास सही है है, ना? पर आपके नहीं पास मैंने है। सुनी है, नहीं मैंने सुनी हाँ। है, अच्छा, तो मैंने सुनी है आप भाई। ये बताएं, मुस्तफा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी की सुलह कैसे होगी? नहीं, सुलह नहीं होनी चाहिए। देखिए, सुलह सुलह देखिए की तरीके से हो सकती है। बड़े सिंपल डिमांड है, आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं और हम्म। उसके बाद आप इंट्रा पार्टी, आप ये ना कहें ना कि मैं इस तायात चेयरमैन हूं। देखिए, हमें तो ये लगता है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी अल्ताफ हुसैन का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना इनके अंदर। अभी अच्छा। भी आपको ब्रेकिंग, हाँ मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। क्या? खालिद मकबूल सिद्दीकी के लिए रात को जो चॉकिंग हो रही है, उसमें जो 3 लड़के पकड़े गए वो अल्ताफ हुसैन के लिए भी बहुत चॉकिंग करते थे। ठीक है? अच्छा। तो एक ही ग्रुप है ना। अभी आपको आपको एक और खबर दे रहा हूँ। हाँ। कराची के अंदर एक दफ्तर पर छापा पड़ा है जहां पे अल्ताफ हुसैन के लिए केक कट रहा था। हम्म। सही है। एक जर्नलिस्ट पकड़े गए हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका। सही है। तो उनको छुड़वाने के लिए खालिद मकबूल फोन करते फिर रहे हैं। सही है। हम्म। तो हम्म। देखिए, बात यह है कि हमारा आर्गुमेंट ये है, जो आज भी खालिद मकबूल के साथ जो बेशतर टीम बैठी हुई है, वो मेरी इत्तलात के मुताबिक अल्ताफ हुसैन से राब्ते में है। और जब तक आप अगर आप वाकई में एमक्यूएम को अल्ताफ हुसैन के इन्फ्लुएंस से खत्म करना चाहते हैं, तो आपको खालिद मकबूल को हटाना पड़ेगा। नहीं, पर फिर एस्टेब्लिशमेंट खालिद मकबूल के साथ क्यों है, अगर खालिद मकबूल अल्ताफ हुसैन के साथ है तो? वो इसलिए है ना कि जब 22 अगस्त हुई थी, तो 22 अगस्त के बाद खालिद मकबूल एक मोहरा था जो उनके पास था उस टाइम पे। अब देखिए ना, एक बात समझे ना मुजम्मिल भाई, उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट जब खालिद मकबूल को चेयरमैन बनाया गया था और आज की स्टैब्लिशमेंट डिफरेंट है। हम्म। सही है। हम्म। मर्जर के टाइम पे जो स्टैब्लिशमेंट है, आज की स्टैब्लिशमेंट डिफरेंट है। हम्म। सेम लोग नहीं है। तो हम्म। आज की सोच डिफरेंट है, उस वक्त की सोच डिफरेंट है। इस चीज को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि 90 की जो सियासत थी उसमें जब महाजिरों के दरमियान लड़ाई होती थी तो कत्लेआम हो जाता था। अब अल्लाह का शुक्र है कि बात सियासी तौर पे हो रही है, सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है, वर्बल हो रही है। मगर अफसोस की बात यह है कि पहले खालिद मकबूल के साथ के लोग गोलियां चलाते थे लोगों को मारने के लिए, अब वो गाली देते हैं। बस ये फर्क है। तो नहीं नहीं, बात ये अब हो रही है। आप कामरन टसोरी
आप गवर्नर तो एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत पे बने थे, फिर वो खो हम्म। गए एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत, तो वो गवर्नरी से हट गए। खालिद हम्म। मकबूल चेयरमैन बने एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से। उस तब वक्त की तक एस्टैब्लिशमेंट की, उस आज वक्त की की नहीं, एस्टैब्लिशमेंट। आज की नहीं, नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं। आज की एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत किसको हासिल है? देखिए, आज की एस्टैब्लिशमेंट के, देखिए बात ये कि अगर आप वाकई में चाहते, मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि, देखिए ये तो क्लियर है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक प्रेशर बना हुआ है सिंध के अंदर। पीपल्स पार्टी को आप तब तक हैंडल नहीं कर सकते जब तक एक मजबूत सियासी जमात ग्राउंड पर मौजूद नहीं होगी। हम्म, पीटीआई अब है नहीं, सिंध में कोई जमात है नहीं, मजीद एमकेएम एक वाहिद जमात बचती है जो पीपल्स पार्टी को मुंह दे सकती है। ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं ना मुजम्मिल भाई, कि अगर एमकेएम का चेयरमैन जरदारी से ज्यादा के एक्सटेंशन ले रहा होगा तो वो पीपल्स पार्टी को मुंह कैसे देगा? तो अगर हम्म, एस्टैब्लिशमेंट वाकई में सिंध में पीपल्स पार्टी को मुंह देने के लिए रेडी है, तो उसको एक मजबूत एमकेएम चाहिए। और मजबूत एमकेएम वही हो सकती है जो पीपल्स पार्टी से फेवर ना ले रही हो, और वो पसंद आए ना आए, वो मुस्तफा कमाल है। तो अगर स्टैब्लिशमेंट चाहती है कि एक ऐसी एमकेएम हो जो पीपल्स पार्टी को कराची में मुंह दे, उसके लिए मुस्तफा कमाल के अलावा ऑप्शन ही नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर खालिद मकबूल को एक फोन कॉल पर निकाला जाता है तो ये सियासी शहीद बन जाएगा, ये ड्रामे करेगा, ये लोग। तो बेसिकली प्रोसीजर के थ्रू काम होना चाहिए, एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के थ्रू काम होना चाहिए, वरना अगर आप इसको डंडा देके भगा दें तो कल ये जाकर स्टेज लेगा और 10 ड्रामे करेगा। तो मुस्तफा कमाल ने जो पिछली दफा भी प्रोग्राम में बोला है वो ये कि भाई अक्टूबर तक इलेक्शन है, यानी अक्टूबर में इलेक्शन का मतलब ये है 16 अक्टूबर या 15 अक्टूबर को होना चाहिए। आपने उसका अनाउंसमेंट करनी चाहिए अगस्त से सितंबर में। अगर ये नहीं करेगा तो कोई ना कोई कारकुन उठ के हो सकता है इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट लगा दे, और फिर एमक्यूएम के साथ वही हो जो पीटीआई के साथ पिछले इलेक्शन में हुआ है। तो खालिद मकबूल अगर चाहता है कि एमक्यूएम वाकई में उसका पतन का निशान उसके हाथ से ना निकले, तो वो इलेक्शन करा के इस मामले को दफा दफा करे। मुझे भाई प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताऊं पीपल्स पार्टी को सूट क्यों करता है कि इलेक्शन अक्टूबर में हो। अगर इलेक्शन अक्टूबर में होंगे तो जारी बात, आपको पता है जब इलेक्शन होते हैं दो ग्रुप आपस में बहस कर रहे होते हैं, तो फिर पार्टी को रीबिल्ड करने का, हील करने का टाइम नहीं मिलेगा। अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, पार्टी को हील करने का टाइम नहीं मिलेगा, लोकल बॉडीज आ जाएगा। लोकल लोकल बॉडीज बॉडीज जब कब होगा है? पीपल्स, आई थिंक फरवरी में होने चाहिए, फरवरी मार्च में। तो ठीक है। उसका पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। अगर अभी इलेक्शन होगा तो जब कैंपेन होती ना दो ग्रुपों के दरमियान, तो उनको 3-4 महीने हील करने में मिलेंगे, पार्टी यूनाइट होगी, तो वो एक मौसर कैंपेन चला सकती है। बिलावल चाह ही नहीं रहा कि लोकल बॉडीज उसके हाथ से अगली दफा निकले, और वो एमके नहीं है जो डेंट पहुंचा सकती है, क्योंकि आप जानते हैं इस वक्त पीटीआई की तो कोई लीडरशिप मौजूद नहीं है कराची में, सिंध में। और हम्म, बाकी जो जमातें हैं सिंध में, जो बूथ इसकी पीपल्स पार्टी को शहर में नहीं है, वो इंटीरियर के अंदर है। तो ये पूरा एंगल है, और खालिद मकबूल इस पूरे प्लान का हिस्सा है, क्योंकि इससे तो हम्म। भागना है। मैं आपको खबर दे रहा हूं, देखिए सादिक इफ्तिखार का नाम आया पिंकी के केस के अंदर, सही है। वो कौन है आप सादिक मुझे, इफ्तिखार? सादिक इफ्तिखार एमएनए है एमकेएम का, ठीक है। और खालिद मकबूल ग्रुप का है। अच्छा, ठीक। अब ये बताएं कि उसका नाम लिया पिंकी ने कि इसने साढ़े पैसे देने हैं, सही है। अब सादिक इफ्तिखार के साथ ह्यूस्टन में प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं किसने? खालिद मकबूल ने। तो आप मुझे, हाँ, खालिद मकबूल ने, तो ठीक आप है। मुझे एक बात बताएं कि कोई, क्योंकि आपने आज कहा है ना खुल के बात करो, तो मैं खुल के बात कर रहा हूं, ठीक है हम्म, ना। तो बात यह है कि छोटा सा कारकुन को गलती कर देता है तो हम्म, उसके खिलाफ केस बना दिया जाता है, उसको तंजीमी कार्रवाई करके निकाल दिया जाता है। आज खालिद मकबूल ये बोल रहे हैं कि जो लोग एमकेएम छोड़ के चले गए थे वो एमकेएम पे हक नहीं रखते। तो खालिद मकबूल तो खुद एमकेएम छोड़ के गए हैं 93 के अंदर, ये तो आपको पता है, ये भागे थे, फिर अजीम तरीक ग्रुप ज्वाइन किया था, फिर ये दोबारा 90 पहुंच गए थे, फिर 90 से फिर ये भाग गए थे, फिर ये वापस आए थे, फिर ये एमएनए बने थे, मिनिस्टर बने 97 में, फिर ये इंडिया का पासपोर्ट लेके इंडिया निकल गए थे, फिर ये 12-13 में वापस आए, 2012-13 में। आज 13 में ये, आज उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जी मैं अपने जिस इलाके से इलेक्ट हूं उसी घर में रहता हूं। मजे की बात है, जिस इलाके से इलेक्ट हुए उस इलाके में तो जाते ही नहीं है, और जिस घर में रहते हैं 2013 से आज तक 1 रुपया उसका किराया नहीं दिया उन्होंने। उस घर का किराया 3 लाख रुपए बनता है, और वो किराया तो पार्टी का है, वो पार्टी के जो के लिए हॉस्टल बन सकता है, मगर आप वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो ये अपने आप को ऐसा मासूम आदमी करके दिखाते हैं कि आप सोच नहीं सकते, मगर अंदर प्रॉपर्टी से एमकेएम की मलकियत है जिसमें ये रहते बिल्कुल हैं। एमकेएम की प्रॉपर्टी है। जिस तरह लंदन की प्रॉपर्टियां एमकेएम की हैं, इसी तरह ये घर भी एमकेएम का है। ठीक है। मुजम्मिल भाई 3 मंजिला घर है, एक बीवी एक बच्चा, इतने बड़े घर में क्यों रह रहे हो भाई? आप साहिब इस्तिकात हो, आप एमएनए हो, आप मिनिस्टर हो, आप 2018 से मिनिस्टर ही हो ना, तो क्या आप ठीक अपना है। एक घर अफोर्ड नहीं कर सकते? आप उस घर पे भी कब्जा करके बैठे हुए हो। सही है, एक बच्चा पालना कितना महंगा हो सकता है आपके लिए? ठीक है, हम्म, अपना घर किराए पे दिया हुआ है या बेच के ह्यूस्टन निकल गए हो, तो पैसा तो है ना आपके पास।
तो कहने का मकसद ये, जो मुस्तफा कमाल की जो 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 आवाज है ना, वो मुस्तफा कमाल की आवाज नहीं है। वो आप ये समझ लें कि जो हजारों कारकुन है एमकेएम के, जो फ्रस्ट्रेट हुए हैं, जो मुस्तफा के साथ खड़े ही नहीं खड़े हैं, जो एमकेएम से मोहब्बत करते हैं, और मुस्तफा वो भी सब अभी तक फ्रस्ट्रेटेड है। कराची में कोई बहुत बड़ी पावर शो नहीं कर सका कि किस तरह कहें कि नहीं देखे। मुस्तफा ने शो किया हो, बानी एमकेएम जितना बड़ा जलसा कर ले, मुस्तफा ऐसी पोजीशन नहीं है। नहीं देखे मुजम्मिल भाई, अब मैं बिल्कुल सच्ची बात करूंगा, खैर वो तो दोबारा नहीं हो सकता ना, उसकी वजूहत है। उसकी वजूहत ये है कि देखें, हमने खुद सब ने 93 में मैंने पीएम से ज्वाइन की, जैसे मैंने आपको बताया। हमने मुश्किल टाइम देखा इनके, उनका कर्फ्यू लगते थे, अकूबतें देखी, घरों पे हमले होते थे, हमने मुश्किल टाइम देखा ना। तो वो जो आवाम उस वक्त एमक्यूएम के लिए निकली थी, वो अल्ताफ हुसैन के लिए नहीं निकली थी, वो उस सोच के साथ, उस प्रॉब्लम के साथ निकली थी। मगर एमक्यूएम ने उस आवाम को डिसअपॉइंट किया है। एक जमाने में एमक्यूएम के 50,000 कारकुन होते थे, आज एमक्यूएम के टोटल 5 से 6 हजार कारकुन है। तो जाहिर बात है वो तब वापिस होगा कि जब कोई मौसर आदमी एमक्यूएम की क्यादत संभाल के अवाम के काम करेगा। तो जाहिर बात है इस वक्त वैक्यूम बना हुआ है कराची के अंदर। मुस्तफा कमाल को अगर टाइम मिल जाएगा तो वो भी खड़ा कर देगा। पर मगर जिस मुस्तफा तरह कमाल तो एमक्यूएम चल अपनी रही है, पीएसपी नहीं खड़ी कर सका, तो एमकेएम कैसे खड़ी कर लेगा? पीएसपी मुस्तफा तो कमाल देखना। इज अ फेलियर, इज अ कंप्लीट नहीं फेलियर नहीं इन पीएसपी। नहीं नहीं लेकिन नहीं ना, उसको नहीं, ऐसा नहीं मौका है। मिला पीएसपी में, उसको एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत थी, सब कुछ था, पर वो पीएसपी से तो काउंसलर नहीं जीत सका, अपना करा अच्छा, ये सका। बहुत 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 जबरदस्त सवाल किया। अब वो एमकेएम को क्या उठा लेगा जो पीएसपी नहीं उठा सका? बहुत वो तो बहुत फिर जबरदस्त सवाल खैराती किया। की सीट ली उसने एमकेएम से आकर, तो एमएनए बना। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत जबरदस्त सवाल किया आपने। हाँ। देखें, अगर मुस्तफा कमाल के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का, मैं चले आज आपको एक और कहानी बताता हूँ, मतलब इजाजत है खुल के बात करने की। खुल के बात करने की जरूरत। बिल्कुल, आप सोच रहे हैं फिर आप ये मत कहिएगा कि नहीं नहीं, खुल के बात नहीं। करें। देखें, जरा थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। जब पीएसपी लॉन्च हुई थी, हम्म। उस वक्त जनरल राहील शरीफ की डॉक्टराइन थी। हम्म। सही है ना? कराची का जो सेटअप था, वो जनरल मेजर जनरल बिलाल अकबर और जनरल रिजवान अख्तर के हाथ में था। ठीक हो गया। हम्म। हम्म। पीएसपी लॉन्च हुई 2016 में। ठीक हम्म। हो गया। उसके बाद बाजवा डॉक्टराइन आ गई। हम्म। बाजवा डॉक्टराइन के साथ एक और तोहफा साथ में आया, जनरल हम्म। फैज की डॉक्टराइन आ गई। हम्म। ठीक हो गया जी। अब जनरल फैज का पीटीआई को बनाने में क्या किरदार है, मुझसे ज्यादा आप रोज बताते हैं। हम्म। सही हो गया। उसके बाद दो, मेरी इतलात के मुताबिक जब इनने टेक ओवर किया तो इनका तो कोई राब्ता ही नहीं होता था। एक पॉइंट पे आके जनरल फैज ने इन पे प्रेशर डालना शुरू किया कि आप पीटीआई ज्वाइन कर लें। मुस्तफा कमाल इन्होंने पे। मना किया। तो जी हम्म। जी जी जी, मैं आपको बड़ी बावसूख तरह बता रहा हूं। और हम्म। जब इन्होंने रेजिस्ट किया, तो लांडी के अंदर इलेक्शन कैंपेन पे टीएलपी से फायरिंग करवाई गई। टीएलपी कौन चला रहा था, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने हम्म। कल परसों भी प्रोग्राम किया इस पे। ठीक हो गया। उसके बाद जब 2018 का इलेक्शन हुआ, अगर मुस्तफा कमाल रियासत के साथ होते तो उसमें सीटें मिल जाती, हम्म। नहीं मिली ना सीटें। फिर ये सवाल उठता है कि जी एमक्यूएम में आके मुस्तफा कमाल को खैरात मिली। हम्म। सही है, मान लेते हैं, इंतजामिया के लिए मान लेते हैं कि जी सारे फॉर्म 47 पे इलेक्ट हुए। तो हम्म। 2018 के इलेक्शन में खालिद बुल को टोटल 6 सीटें मिली थी, कराची में 4 और 2 हैदराबाद से। और हम्म। वो 4 भी कैसे मिली थी हमें पता है। ठीक है। ऐसा कौन से झंडे गाड़े खालिद मकबूल ने 2018 से 24 के दरमियान कि उसकी सीटें 6 से बढ़ के 22 हो जानी चाहिए थी वहां पे। हम्म। भाई कोई काम किया होगा ना। भाई यूनिवर्सिटी बनाई होगी। आज खालिद मकबूल ने स्टेटमेंट में बोला कि मैंने 40 बिलियन की यूनिवर्सिटी बनाई, किधर है वो यूनिवर्सिटी, किसी को पता ही नहीं है। सही है, कोई भी काम नहीं किया ना। तो ऐसा क्या काम कर दिया खालिद मकबूल ने कि नहीं यार, लोगों ने कहा नहीं यार, जौक द जौक निकल के खालिद मकबूल की एमकेएम को वोट डालते हैं। द हम्म। ओनली डिफरेंस बिटवीन 2018 एंड 2024 वॉज के एमक्यूएम का मर्जर हुआ, जिसमें मुस्तफा कमाल अपनी ताकत लेकर। अब मुस्तफा कमाल क्या ताकत लेके आए? नहीं नहीं, मुस्तफा कमाल के दानिश तुम इतने मुस्तफा बच्चे नहीं हो। 2018 और 2024 में एक ही फर्क था कि फैज नहीं था। क्या? पीटी फैज डॉक्ट्राइन खत्म हो गई, पीटीआई ठीक को है। माइनस करना था, और जो हाँ, पीटीआई की स्पेस थी वो एमकेएम को दे दी गई। ठीक है, मान लिया। बस मगर इसमें ना, उसमें इसमें ना मुस्तफा कमाल का कोई कमाल है, ना खालिद मकबूल का कोई वो कमाल तो है, वो तो ना किसी का मुजम्मिल भाई, कोई कमाल है। वो तो एस्टेब्लिशमेंट का कमाल है, छोड़ो मुजम्मिल भाई, यार। वो तो पूरे पाकिस्तान में ऐसी हुआ है ना। हाँ। अकेले कराची में तो नहीं हुआ ना। देखिए, आज मैं कल सुना था पीटीआई वाले तो कहते हमारी 180 सीटें थी, तो फिर पूरे पाकिस्तान में हुआ है ना। कोई देखिए, डीएमसी में भी हुआ है, कराची का एक्सेप्शन थोड़ी है। एक बात, और आप ही की बात को अगर मैं लेकर चलूं, तो उसमें भी खालिद मुकुल का भी कमाल नहीं है ना। देखिए, आप ये बात कहें कि
वो आप ये नहीं कह सकते कि खालिद मकबूल की वजह से मुस्तफा कमाल को सीट मिली ना, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ मर्जर क्यों हुआ था। अगर मर्जर नहीं होता तो खालिद मकबूल एमकेएम को अल्ताफ हुसैन की झोली में डाल देता। सही है, और राब्ते हो रहे थे हमारी इत्तला की। अब ये बात मैं आपको बताया ना कि मर्जर से कुछ महीने पहले मेरी एक मीटिंग हुई है फारूक स्टार के साथ, मुझे तो पता है ना, क्योंकि कई राब्ते हमने भी करवाए थे, ठीक है। तो खालिद मकबूल तो राब्ते में था। तो अगर आप दोबारा एमकेएम को आज भी अगर एमकेएम से आप छोड़ देते हैं तो आप दोबारा एमकेएम की जो राब्ता कमेटी खालिद मकबूल के साथ बैठी हुई है वो तो सारी की सारी अल्ताफ के साथ है 90% जो है। तो क्या एस्टैब्लिशमेंट, क्या रियासत। आप देखिए पीएसपी के मर्जर ने तो एमकेएम को अल्ताफ हुसैन के वापस जाने से बचाया है। आज आप देखें रऊफ सिद्दीकी जितने लोग हैं वो सब अल्ताफ हुसैन की माला जपते फिर रहे हैं। आप मुझे बताएं एमकेएम के जो बाकी लीडरान है मुस्तफा कमाल को छोड़ के, वो कोई अल्ताफ हुसैन की गद्दारी पर हरदर सराही करते सुनाई देते हैं? क्यों नहीं सुनाई देते? क्या किसी को ढकी छुपी बात है? क्योंकि वो दिल से आज भी मोहब्बत करते हैं। कई मीडिया एंकर थे जो खड़ा करके बात कर रहे हैं उनके लिए, हमें पता है प्राइवेट में क्या बात करते हैं, हमारे पास उनके स्क्रीनशॉट आ रहे होते हैं। तो ये इतना सिंपल नहीं है। मुस्तफा ने एमकेएम को वापस अल्ताफ हुसैन, और अल्ताफ हुसैन अगर आप सोच रहे हैं मुजम्मिल भाई, अगर आज अल्ताफ हुसैन की एमकेएम कराची में होती तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, हमारे दुश्मन उसका फायदा उठा रहे होते कराची के अंदर बंदोबस्ती करवा के। ये जो स्टेटमेंट है ना कि जी कराची में अमन कायम हुआ, पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं है, ये एमकेएम के अंदर उन्हीं लोगों का किरदार है कि जिन्होंने अल्ताफ हुसैन को माइनस कराने में रियासत की मदद की। तो उसमें तो फारूक सत्तार भी है ना, जिसने अगले दिन सुबह आके बानी एमकेएम को माइनस किया, जो रात रेंजर्स के दफ्तर में गया और सुबह आके उसने रियासत के हक में बयान दिया। वो तो फारूक सत्तार का क्रेडिट भी है ना। नहीं देखिए, अच्छा तो मूछों वाला रेंजर लेके गया था ना उसको, वो मूछों वाला रेंजर जो था ठाकुर लेके गया था। अच्छा, एक रात में ऐसा, दो बातें आती है आपके पॉइंट में ना। एक रात में ऐसा क्या हो गया कि फारूक सत्तार ने अपनी पोजीशन बदल ली? ईमान लिया है ना बंदा, ईमान तो एक लम्हे में ले आता है। मतलब अच्छा मान लिया, आपकी बात मान ली, यानी कि 24 घंटे से कम में फारूक सत्तार जैसे सियासतदान ने अपने नजरिया बदल लिया। नहीं, उसको नजर आया कि बानी गद्दार हो गया, उसने आगे बानी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। अच्छा ठीक है, तो अगले दिन सुबह क्यों किया? उसी वक्त कर देता जब 22 अगस्त का तकरीर हुई थी प्रेस क्लब पे। और आपको पता होगा, ये बात शायद आपको नहीं पता होगी, तकरीर से पहले फारूक सत्तार को अल्ताफ हुसैन ने निकाल दिया था वहां से, पिंडाल से। तो बात ये है कि इतना सिंपल नहीं है। बात ये ना मुजम्मिल भाई, देखिए जब आप अपना अपने किरदार पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए मुजम्मिल भाई, इंसान का कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंसान बहुत अच्छा सियासतदान हो सकता है। दुनिया की तारीख उठा के देख लें, अल्लाह ताला ने हमेशा उन लोगों के हाथ में अच्छे अब आपको लगता है अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे इंट्रा पार्टी या नहीं? देखिए अगर मुझसे पूछे, मुझे तहफ्फुज़ात है। मैं जितना खालिद मकबूल को जानता हूं, मैं समझता हूं कि खालिद मकबूल कोई ना कोई पेतरा मारेगा। और मैं अगर पीपल्स पार्टी कमजोर नहीं हुई तब तक और जरदारी साहब अपना प्रेसिडेंट रहे, तो वो कभी भी एमकेएम को मजबूत नहीं होने देंगे और वो भी कोई ना कोई पेतरा लगाएंगे। और तो वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिले कराना चाहेंगे। देखिए अब क्यों कराएंगे? अगर अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिले होता है तो कोई ना कोई खड़े होकर पिटीशन लगाएगा इलेक्शन कमीशन में। सही है, हो सकता है पीटीए वाले इलेक्शन कमीशन में पिटीशन लगा दे कि आपने जब हमें बैन कर दिया तो एमकेएम को कैसे अलाउ कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है ना। और अगर पिटीशन लग जाती है और पतंग का निशान एमकेएम से ले लिया जाता है और एमकेएम को अगले इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता, तो फायदा किसको होगा कराची में? पीपल्स पार्टी को होगा। जमात इस्लामी की तो होगा नहीं। जमात इस्लामी बेचारी कितना भी घिसले, उसको वोट ही नहीं मिलते। तो आप देख लें, अगर ये हुआ जो प्रेडिक्शन मैं आपको दे रहा हूं, संभाल के रखिएगा, तो आप देखिएगा मोहरे इसके जाके मिलेंगे। मुझे तो अभी तक सवाल समझ नहीं आ रहा कि खालिद मकबूल ने क्यों कहा इलेक्शन कमिश्नर को कि भाई मैं जंग में बिजी हूं, जिसके इलेक्शन आगे कराएं। या मोहसिन नकवी साहब का जो नाम आ रहा है, उन्होंने क्यों इंटरफेयर किया इस मामले के अंदर? भाई आप क्यों बिजी हैं? आपका क्या ताल्लुक है इंटर पार्टी इलेक्शन से एमकेएम के? तो ये सवाल तो बनते हैं ना। बहुत शुक्रिया दानिश साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।